नमस्कार, मैं अतुल दुबे, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी एक संस्था सेकंड इनिंग सीनियर सिटीजन क्लब संचालित होता है मेरे माध्यम से, मैं उसका संस्थापक हूँ। आज मेरे साथ अपोलो के प्रसिद्ध डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर जी, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और करीब 32 साल का अनुभव है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी बड़ी समस्या सही है कि वो एंजाइटी में पड़े रहते हैं, अकेले रहते हैं। उनको पता ही चलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। कभी पसीना आ रहा है उनको तो सोते समय उठ गए, पानी पी लिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि वरिष्ठ नागरिक को कब ऐसे लक्षण प्रतीत हों कि वो कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आ सकता है और उसका प्रॉपर निदान करें। अतुल जी, हार्ट डिजीज़ आप सही कह रहे हैं। ये जो डर है, डर से ज़्यादा अभी मैं आपको बता रहा था, अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 120-125 साल का जो मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं, उसमें हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में, और हाईएस्ट नंबर मिलियंस में डेथ्स होती हैं। तो इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता, इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होती है अवेयरनेस से कि किसको हो सकता है। वैसे तो हम किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क किस में होता है? मेल सेक्स जब होता है, प्रोग्रेसिव एज 45 इयर्स के आगे, देन हम लोग साउथ एशियंस जो हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ एशियंस में हम लोग के ज़्यादा होता है। ये तो हो गए फिक्स्ड फैक्टर्स, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी रेस नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है कि किन में ज़्यादा हो सकता है। लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू। ये 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल हैं। कुछ और माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ और भी होते हैं साइंटिफिक, उनमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना। जैसे हमारे पास भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का सेल है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर हम ये ऑर्गेनाइज करें कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हों लोगों के, साल में एक या दो बार, डिपेंडिंग ऑन, जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, प्रॉब्ली 6 महीने में एक बार, बट अदरवाइज डेफिनेटली वंस अ ईयर होना चाहिए। अकेलापन का भी रीजन होता है, हार्ट के ऊपर असर पड़ता होगा, क्योंकि वो सोचता रहता है। डेफिनेटली अतुल जी, तो जैसा मैंने कहा, फिजिकल इनएक्टिविटी, आइसोलेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब अपने आप में हार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हार्ट अटैक की टेंडेंसी। हमको कैसे पता चले कि मेरे को हार्ट का बीमारी होने जा रहा है या है? क्योंकि नॉर्मली क्या सांस फूलने लगता है, कभी थकान आने लगती है, तो हम लोग टाल देते हैं कि वीकनेस है। राइट, लेकिन वो भी रीजन होते हैं उसके। सही बात। तो हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स, क्या सिम्टम होंगे जो सब बता दीजिए, जैसे उन लोगों को ये महसूस हो कि अगर ये है तो हो सकता है हार्ट है, ये है तो हार्ट है। हाँ, वो चीज पता रहनी चाहिए लोग। राइट, लापरवाही ना जाए कि नहीं साहब ये तो छोटी मोटी बीमारियां, चल जाएगा। जरूरी है, ये जरूरी है जानना। तो सिम्टम्स में चलने फिरने पे, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलना, या छाती में भारीपन होना, सेंटर ऑफ द चेस्ट में भारीपन होना, कि मैं चलता हूँ 100, 200, 300 कदम चलता हूँ, छाती भारी होने लगती है, रुकना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये टिपिकल एंजाइना होता है। देखिए, सांस हम सबका फूलता है चलने पे, लेकिन अपने बराबर वालों के मुकाबले में अगर आपका ज़्यादा फूल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो सांस फूलना, छाती दर्द होना, चक्कर आना, अचानक अनएक्सप्लेन्ड पसीना आना, घबराहट होना, ये सिम्टम्स हार्ट डिजीज़ के इनडायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं। तो हमको क्या है, इससे ईसीजी करा लेना चाहिए? अगर कोई ऐसी से अचानक समस्या आती है कि, तो या सीधा एंजियोग्राफी पे ही जाएंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अचानक अगर सिम्टम आता है, देखिए हार्ट अटैक जो है वो एक ऐसी इमरजेंसी है, उसके लिए तो स्ट्रेट अवे आदमी किसी भी हार्ट तो अलग चीज़ हो गई। अभी तो हम ये सोचते हैं कि हमें पहले हार्ट से रिलेटेड बीमारी है भी कि नहीं। राइट, मान के चलिए मैं चल रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही है, तो क्या मैं आके ईसीजी करा लूँ? उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अतुल जी, या खाली हम लोग एंजियोग्राफी पे जाएं? नहीं, थोड़ा आदमी सोचता है एंजियोग्राफी स्ट्रेट अवे नहीं किया जाता है। बहुत से बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो होते हैं, वो सिम्टम्स से भी काफ़ी कुछ हिस्ट्री टेकिंग, हम लोग बोलते हैं मेडिसिन में हिस्ट्री टेकिंग,
तो वो सिम्टम से ही हमें 80-90% पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टेस्ट करने हैं, कि ब्लड टेस्ट हैं, ईसीजी है, एक्सरे है, इकोकार्डियोग्राफी है। कभी कभी कोई पेशेंट आता है उसका हीमोग्लोबिन कम है और सांस फूल रही है, हीमोग्लोबिन 7 है, तो वो हार्ट पेशेंट नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको प्रॉब्ली खून देना पड़ेगा, या उसको कहीं ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उसको लंग्स का प्रॉब्लम है, सीओपीडी हम बोलते हैं, दमा की तकलीफ है या एस्थमा है, तो हो सकता है उसकी वजह से सांस की तकलीफ हो रही हो। सो कई रीजंस होते हैं, सारी सांस की तकलीफ हार्ट की नहीं होती है, तो वो हमें हिस्ट्री टेकिंग से बहुत पता चल जाता है, एग्जामिनेशन से पता चलता है। हमारा स्टेथोस्कोप है, बेसिक पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली हाई है, फिर उसके आगे ईसीजी है, जैसा आपने कहा, ईसीजी एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, देन एक्सरे का भी इम्पोर्टेंस होता है, फिर एकोकार्डियोग्राफी होता है। तो इस तरह से स्टेप वाइज डिपेंडिंग ऑन किस पेशेंट को किस टेस्ट की ज़रूरत है हम डिसाइड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को कुछ बीमारियां रहती हैं, जैसे बीपी और शुगर, दोनों नॉर्मली रहता है। इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं कि हार्ट पर? डेफिनेटली जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको एक मैं फिगर बताता हूँ, 80% डायबिटिक्स विल डाई ऑफ हार्ट डिजीज, 80%। ये बहुत मेजर परसेंटेज है। और डायबिटिक्स में टिपिकल सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, जैसा आपने मेंशन किया कि सांस की तकलीफ। सो कोई डायबिटिक है और उसको चलने फिरने पे सांस की तकलीफ हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि उनमें टिपिकल छाती दर्द नहीं होगा। सांस का फूलना अपने आप में एंजाइना है, उसको एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो डायबिटिक हुए, हाइपरटेंसिव हुए, या टोबैको यूज हो किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग या इस एरिया में टोबैको चलता है, तो ये रिस्क फैक्टर्स में हमें हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई होता है। यानी कि हमें शक है कि अगर सिम्टम है तो जल्दी से टेस्ट कराया जाए। और आजकल तो बहुत एडवांस टेस्ट हो गए हैं। एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, वॉकिंग इसके लिए हार्मफुल है या जिम जाते हैं लोग तो वो ना जाएं? नहीं, पक्का जाएं। तो हम एक्सरसाइज जब पेशेंट कोई पूछता है, कोई इंडिविजुअल पूछता है, देखिए हार्ट पेशेंट हो गया तो उसकी अलग प्रोटोकॉल होता है, लेकिन कोई पेशेंट अगर नहीं है, उसको सपोज डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसने बेसिक टेस्ट कराए, सब ठीक ठाक है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन निहायत ज़रूरी है। तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट प्रिकॉशंस, वो सब हम काउंसिल करते हैं। खान पान भी बदल देना चाहिए उसको। और एक्सरसाइज हम, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है। आजकल ये देखा जा रहा है, लोग डरते हैं, अरे जिम में डेथ हो जाती है, जिम में ये हो जाता है। नथिंग लाइक दैट। एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे ट्रेडमिल हो, चाहे क्रॉस ट्रेनर हो, चाहे जिम में करे, चाहे स्विमिंग करे, चाहे साइकिलिंग करे, लोगों को वो पसंद होता है, तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज करिए। आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से 6 दिन, दैट इज द मंत्रा। टीएमटी तो हमको लगता है कि 70 साल का आदमी को टीएमटी कराना है, क्या ठीक रहता है? फौजा सिंह का आपने नाम सुना होगा, वो 102 साल में मैराथन भागते थे। तो एज एज इज जस्ट अ नंबर। हमें पेशेंट की फिटनेस देखनी होती है। कभी कभी कोई 50 साल का आता है, उसको सिवियर आर्थराइटिस होता है, टीएमटी नहीं कर सकता। सो एज इज नॉट अ फिक्स्ड क्राइटेरिया, इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल के ऊपर है। डाइट पे कंट्रोल ज्यादा रखें हम लोग 100% इस एज के बाद, 65 साल के बाद, बहुत ज़रूरी खाएं जो जिससे अपना फैट बढ़े। हाँ, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, जैसा आदमी खाता है वैसा हो जाता है। हाँ जी, तो खाना, देखिए ये भी लिखा हुआ है, खाएंगे तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा। तो जब खाएंगे नहीं तो फिर मन कैसे बनेगा, ये बताइए इस चीज़ के। तो खाना मना नहीं है। अब घी खाएंगे, अब हम लोग बिना घी के नहीं रह पाते थे, अब घी छूट जाता है। तो ये मिथ्या है कि घी गलत है। घी तो अच्छा है, गाय का देसी घी इज हेल्दी फॉर द हार्ट, क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल बढ़ता है उससे। तो गाय का देसी घी इज हेल्दी फॉर द हार्ट, हम लोग मना नहीं करते। जिसका जो अगर मेडिसिन से हम लोग करते हैं तो मेरे ख्याल में एक बार मेडिसिन, जैसे लोगों के मन में भरा हुआ है कि हार्ट की कोई बीमारी है और मेडिसिन चालू कर दिया तो लॉन्ग लाइफ खाना है, फिर उसको हम लोग कभी बंद नहीं कर पाते और फिर उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो बाईपास के लिए भी आगे रास्ता बनाते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है अतुल जी। मेडिसिन्स का जहाँ तक सवाल है, हमारा अप्रोच हमेशा एज डॉक्टर्स ये होता है कि कम से कम दवाई दी जाए। लेकिन किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी का बाईपास सर्जरी या स्टेंट पड़ा है, तो थोड़ी बहुत हार्ट की दवाई तो ज़िंदगी भर खानी होती है। लेकिन हर बार जब पेशेंट हमारे पास आता है
तो हमारा ये कोशिश होती है हमारी कि हम कोई ना कोई दवाई कम करने की कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है, ये डर नहीं होना चाहिए कि अरे डॉक्टर ज़्यादा दवाई लिख देगा, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा पल्सेस कम चलता है, परमानेंट कम चलता है, हार्ट बीट कम चलती है, तो 40-50। अभी कल मेरे पास क्वेश्चन आया था एक सज्जन का कि पूछेगा डॉक्टर साहब से उसका हार्ट से क्या रिलेशन है। हार्ट बीट का, हार्ट रेट का मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। वैसे तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इंडिविजुअल सिम्टोमेटिक है कि नहीं, उसको कोई तकलीफ़ है कि नहीं। अगर सिर्फ पल्स नोटिस कर रहा है पेशेंट इंडिविजुअल, तो 40 से कम और 160 के ऊपर चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन 50 है, 55 है, 60 है, 120 है, दीज आर ऑल ओके। हार्ट रेट का प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उसको बीमारी हो, लेकिन हार्ट रेट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हार्ट बीट 55 है या 60 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, नॉट नेसेसरी। या फिर हार्ट बीट 100-120 है, नॉट नेसेसरी। 160 के ऊपर या 40 के नीचे डेफिनेटली अब नॉर्मल। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और मन में आता है कि हमको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कौन सी स्टेज ऐसे आती है जिस पे फिर उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आता कि साहब तो ओपन ही हार्ट कराना है और आपको उसमें सर्जरी में जाना ही पड़ेगा। अतुल जी, ओपन हार्ट सर्जरी बहुत वाइड टर्म है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ आपके पूछ रहे हैं बाईपास सर्जरी है ना। हाँ, बाईपास। तो बाईपास सर्जरी जो है, मल्टीपल ब्लॉक्स जब हार्ट में होते हैं, हार्ट की आर्टरीज 3 या 4 मेजर आर्टरीज होती हैं, उसमें अगर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं या 200% ब्लॉक हैं, बहुत सिवियर ब्लॉकेजेस हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, कभी कभी उसके हमारे टेक्निकल स्कोरिंग भी होती है, सिंटैक्स 2 स्कोरिंग बोलते हैं हम। तो जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, उनमें बाईपास सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स या तो दवाई पे या एंजियोप्लास्टी से रिकवर कर जाते हैं। जो ब्लॉकेज हो जाता है तो कभी कभी ब्लॉकेज अपने आप बाईपास बना लेता है, ऐसा पॉसिबल होता है? खाली सुनने में लगता है कि वो अपने आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हमारा बाईपास अपने आप ही बन जाएगा। नेचुरल बाईपासेस बनते हैं डेफिनेटली। उसमें ग्रेडिंग भी होती है बाईपास की। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, कोई 100% ब्लॉक पुराना होता है तो नेचुरल बाईपासेस बनने लगते हैं, तो उसमें भी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बाईपास होते हैं नेचुरल जो होते हैं। लेकिन जो ग्रेड 3 जो बेस्ट पॉसिबल बाईपास बनता है नेचुरल, वो भी 90% ब्लॉकेज का इक्विवेलेंट माना जाता है। तो दैट इज नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं है। हाँ जी। तो ये नहीं है कि नेचुरल बाईपास बन गए तो पेशेंट ठीक है। हाँ जी। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, ब्लॉकेजेस सिवियर हैं, तो आगे इलाज करना पड़ता है। आप जैसा कह रहे थे अतुल जी, प्रिवेंशन के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो और आपने कहा डाइट का आजकल बहुत डर है कि घी ना खाऊं, ये ना खाऊं, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक स्टडी भी आ चुकी है कि जो हमारे पूर्वज खाना खाते थे वो खाना खाइए। अच्छा, है ना। हाँ जी। तो चाहे वो कोर्स ग्रेन्स हों, मल्टी ग्रेन्स हों, देसी घी हो, सब्जियां ज़्यादा खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, सलाद ज़्यादा खाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खाना। हम लोग की तो किस्मत अच्छी है, हम लोग लखनऊ में हैं, इंडिया में हैं, बहुत से ऑर्गेनिक चीज़ें हमें मिल जाती हैं, मंडियों की सब्जियां आ जाती हैं, ये सब चीज़ें बहुत ताज़ा और हेल्दी चीज़ें हैं। जितना हो सके हम आर्टिफिशियल चीज़ें, पैक्ड चीज़ें कम खाएं, अवॉइड करें, फास्ट फूड्स अवॉइड करें, फ्राइड्स बाहर का अवॉइड करें, घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और देसी ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाएं। फास्टिंग भी नहीं करना चाहिए इस उम्र में, हमको लगता है। नहीं, फास्टिंग इज़ हेल्दी। अच्छा। तो फास्टिंग पे आजकल वो भी एक फैड हो गया है, देयर समथिंग कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। उस पे इनफैक्ट एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हाँ जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उसकी साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ तो हज़ारों साल से फास्टिंग चलती आ रही है, बहुत सारे व्रत है ना। तो व्रत जो होते हैं, व्रत हेल्दी होता है, उसका जो अगर हम तरीका सही फॉलो करें तो व्रत इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब ने 2-3 पॉइंट कहे जो मेरे दिमाग में भर गए हैं कि बीमारी होने से पहले उसको प्रिकॉशन करें, उसको ले लें, और कुछ ऐसे एहतियात बरतें कि हाँ, जैसे हमें अपना व्यायाम को नहीं छोड़ना है, हफ्ते में कम से 4 या 5 दिन व्यायाम करें, वॉकिंग करें, डाइट को संतुलित करें और एक निश्चिंत जीवन जीने की कोशिश करें। एक इसमें गोल्डन आवर्स की बात मैं भूल गया डॉक्टर साहब आपसे। आप गोल्डन आवर्स के बारे में कहते हैं, गोल्डन आवर्स, तो गोल्डन आवर क्या है? गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट ये होता है, किसी को जब हार्ट अटैक होता है
खास करके एक तरह का हार्ट अटैक होता है ST एलिवेशन MI। तो हार्ट अटैक में एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट घंटा जो होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर फर्स्ट आवर में पेशेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाए जैसे हमारे यहाँ, तो उसको पेशेंट को इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉकेज खोल दिया जाता है, उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो दैट इज द गोल्डन आवर, क्योंकि उसके दौरान अगर हमने वो आर्टरी खोल दी तो उसको बचा ले जाएंगे और उसका कोई परमानेंट डैमेज नहीं रहेगा। तो जितना हर मिनट इज मसल, एक कहावत होती है कार्डियोलॉजी में, तो हर मिनट, हर घंटा जो डिले होता है, हर घंटे के डिले से परसेंटेज भी देखी गई है, 8% मोर्टेलिटी यानी डेथ बढ़ जाती है हर घंटे से। तो दैट्स वाई बोला जाता है कि गोल्डन आवर, यानी कि जितना जल्दी आओ और फर्स्ट आवर में आओ तो बेस्ट पॉसिबल रिकवरी होती है। इसके साथ ही कि गोल्डन आवर का, जैसे आपने बताया कि गोल्डन आवर्स का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कभी किसी में सिम्टम ऐसे नज़र आते हैं तो देर ना कीजिए, विद इन आवर जितना कम से कम समय से अपने नियर अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचिए और उसका लाभ उठाइए, जैसे किसी की हम जान बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपने सूचना दी, उसके लिए आभार आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।